हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक ऑन आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म साइंस विद एबी शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सेल डिवीज़न। हमने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। हमने इंटरफेज जो अवस्था थी वो भी कंप्लीट कर ली थी। अभी हम पढ़ रहे थे एम फेज या एम अवस्था। एम फेज के अंदर हम समसूत्री विभाजन में चल रहे थे। उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। हमने कैरियोकाइनेसिस तक कल कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में हम अब स्टार्ट कर रहे हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन। एक बात और, अगर आप डायरेक्टली सेकंड नंबर के वीडियो को देख रहे हो और ये चैप्टर समझना चाहते हो तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि उसका पूरा बेसिक, इस चैप्टर का भी पूरा बेसिक और कल जो पढ़वाया उसका भी पूरा बेसिक कल के वाले वीडियो में था और ढंग से सही तरीके से दे रखा है, यह समझाया हुआ है। अगर आप उसको नहीं देख के सीधा इसको देखेंगे तो शायद आपको कुछ चीज़ समझ में आएगी नहीं, और आएगी भी तो बहुत कम समझ में आएगी। इसलिए अगर हमको चैप्टर थोड़ा सही से समझना है तो हमें पहले वाला चैप्टर सही से समझना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप इसकी तरफ मूव करना। अगर आपने पहले वाला सही से पढ़ लिया है तो आप इसको सही से पढ़ सकते हो। आगे ये बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हम पढ़ रहे थे कैरियोकाइनेसिस, हमने कंप्लीट कर लिया था समसूत्री विभाजन के अंदर। आज हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस, उसके बाद में हमारा ये समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे अर्धसूत्री विभाजन। तो हमने समसूत्री विभाजन, जो हमारी जो पहली फेज थी इंटरफेज, उसकी तीनों अवस्थाएं कंप्लीट हो चुकी थी। जी नोट अवस्था भी कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद में हम एम फेज के अंदर है। एम फेज में हमारी समसूत्री जो विभाजन है उसकी दो अवस्थाएं होती है, एक तो होती है कैरियोकाइनेसिस और एक होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तक हमने कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या पढ़ेंगे? साइटोकाइनेसिस। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। समसूत्री विभाजन के दो भाग होते हैं। अब देखो, कल मैंने तुम्हें बताया था कि कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, और साइटो का मतलब होता है कोशिका। तो कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक द्रव्य का विभाजन था और साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन है। अब कोशिका द्रव्य, अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। एक तो होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। तो वैसे ही ये जो साइटोकाइनेसिस है, इसके अंदर भी दो प्रकार की कोशिकाएं में होती है। उनमें दो प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन होता है। पहली तो होती है पादप कोशिका में विभाजन और दूसरा होता है जंतु कोशिका में विभाजन। तो इसके भी दो पार्ट होते हैं। इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। एक तो होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। एक तो होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। अब देखना, ये जो पादप कोशिका होती है, माना कि ये पादप कोशिका है, ये क्या है? पादप कोशिका या प्लांट सेल, और ये है जंतु कोशिका। दो प्रकार की कोशिकाएं होती है, पहले तो है प्लांट सेल और दूसरी है एनिमल सेल। ये जो प्लांट सेल होती है, इसमें विभाजन कैसे होता है हमें ये देखना होगा पहले। तो इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी गोलजिकाएं होते हैं, ये अंदर से बाहर की ओर, जितने भी गोलजिकाएं होते हैं ये अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं और एक खांच का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है फर्गेमोब्लास्ट। एक स्पेशल संरचना का निर्माण करते हैं जिसका नाम होता है फर्गेमोब्लास्ट। अच्छा, ये जो पादप कोशिका है इसमें जो विभाजन होता है ये कौन सी विधि द्वारा होता है, और जंतु कोशिका है इसमें विभाजन कौन सी विधि द्वारा होता है, पहले हम ये भी देखते हैं। लिखने की जगह तो बची नहीं, वापस से इसे मिटाना होगा। इसको थोड़ा छोटा करते हैं पहले। दो पार्ट होते हैं, एक तो होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। एक तो होता है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका।
पादप कोशिका में जो विभाजन होता है उसकी विधि, पादप कोशिका में जो विभाजन होता है उसकी विधि का नाम है कोशिका पट्ट। किसके द्वारा विभाजन होता है? कोशिका पट्ट के द्वारा विभाजन होता है। और जंतु कोशिका में जो विभाजन होता है इसकी विधि का नाम है विदलन, विदलन या खांच के द्वारा। एक खांच बन जाती है, उसके बाद में इनमें डिवाइडेशन होता है। आ गई बात समझ में? तो इसका विभाजन, पादप कोशिका का विभाजन किसके द्वारा होता है? कोशिका पट्ट के द्वारा विभाजन होता है। और जंतु कोशिका का विभाजन किसके द्वारा होता है? विदलन या खांच के द्वारा होता है। अब देखो ये होता कैसे है। अभी हम देखेंगे कि दिशा कैसे नापी जाती है इसकी, या कैसे लिखी जाती है। ये तो है पादप कोशिका और ये है जंतु कोशिका। पादप कोशिका में जितने भी गोलजिकाएं होते हैं या जितनी भी गोल्गी बॉडीज होती है, ये गोल्गी बॉडी, ये आपस में अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं। ये आपस में अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं। और जब ये अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं तो एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं फर्गेमोब्लास्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? फर्गेमोब्लास्ट। फर्गेमोब्लास्ट का निर्माण कौन से स्ट्रक्चर में होता है या कौन से स्टेज में होता है? आपको बोलना पड़ेगा पादप कोशिका के अंदर होता है। और पादप कोशिका में भी किसके अंदर होता है? साइटोकाइनेसिस में होता है। आ गई बात समझ में? पादप कोशिका के अंदर फर्गेमोब्लास्ट नाम की विशेष संरचना का निर्माण होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि जंतु कोशिका में नॉर्मली एक प्लाज्मा झिल्ली होती है, वो प्लाज्मा झिल्ली संकुचन करती है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये क्या करती है? संकुचन करती है। और ये बाहर से अंदर की ओर संकुचन करती है, जिससे ये बाहर से अंदर की ओर जब संकुचन करती है तो ये प्लाज्मा झिल्ली बन जाती है और कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। कोशिका कितने भागों में बढ़ जाती है? दो भागों में बढ़ जाती है। अब देखो इसकी दिशा लिखनी है अपने को। क्या लिखना है? दिशा लिखना है। बताओ ये अंदर से बाहर की ओर जा रही है तो ये अपकेंद्रीय होगा या अभिकेंद्रीय होगा? ये अपकेंद्रीय होगा या अभिकेंद्रीय होगा? जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसके अंदर मान लो कि ये सर्कल होता है और सर्कल का कोई ये सेंटर होता है। हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये सर्कल होता है, सर्कल का कोई ना कोई सेंटर होता है, ये बात तो फिक्स है, ये सब जानते हैं। अब बताओ इस सर्कल की ओर लगने वाला बल, ये जो सर्कल है, सर्कल से जो सेंटर है, इस सेंटर की ओर लगने वाला बल कौन सा होगा? अपकेंद्रीय बल होगा या अभिकेंद्रीय बल होगा? सेंटर की ओर दो बल होते हैं, एक तो बाहर से अंदर की ओर केंद्र की ओर और एक केंद्र से बाहर की ओर। बताओ कौन सा बल कौन सा वाला है? तो जो बल बाहर से अंदर की ओर लगता है, अर्थात जो बल केंद्र की ओर लगता है, उसे तो हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। उसे हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और जो बल अंदर से बाहर की ओर लगता है उसे हम बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। उसे हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। अब बताओ ये अंदर से बाहर की ओर लग रहा है या बाहर से अंदर की ओर? ये जो गोल्गी बॉडीज़ है कैसे व्यवस्थित हो रही है? बाहर से अंदर की ओर व्यवस्थित हो रही है या अंदर से बाहर की ओर व्यवस्थित हो रही है? सर ये अंदर से बाहर की ओर व्यवस्थित हो रही है, तो इसकी जो दिशा है वो कौन सी हो जाएगी? अपकेंद्रीय हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? अपकेंद्रीय हो जाएगी। इसकी जो दिशा है वो कौन सी हो जाएगी? अपकेंद्रीय हो जाएगी। अब बताओ ये जो बल लग रहा है वो बाहर से अंदर लग रहा है या अंदर से बाहर लग रहा है? ये लग रहा है बाहर से अंदर, तो इसकी जो दिशा है वो कैसी हो जाएगी? अभिकेंद्रीय हो जाएगी। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हम पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन के अंदर दो कंडीशंस होती है। पहले तो होती है कैरियोकाइनेसिस, दूसरी होती है साइटोकाइनेसिस। हमने कैरियोकाइनेसिस कल कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर 4 अवस्थाएं थी प्रॉपर्ली: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद में अब हम पढ़ रहे हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस को फिर अगेन 2 सब पार्टों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि जंतु जो कोशिका होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। एक तो होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल। ये जो जंतु कोशिका होती है इसमें विभाजन जो होता है वो होता है विदलन के द्वारा या खांच के द्वारा। किसके द्वारा होता है? विदलन या खांच के द्वारा। इसमें जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो बाहर से अंदर की ओर संकुचित होती है। प्लाज्मा झिल्ली होती है वो बाहर से अंदर की ओर संकुचित होती है, जिससे बीच में एक खांच का निर्माण हो जाता है।
जिससे बीच के अंदर एक खाज का निर्माण हो जाता है तथा कोशिका जो होती है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। कोशिका कितने भागों में बढ़ जाती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। इसकी जो दिशा होती है वो होती है अभिकेंद्रीय। इसकी जो दिशा होती है वो होती है अभिकेंद्रीय। उसके बाद में आता है पहले पादप कोशिका। कौन सी कोशिका? पादप कोशिका। पादप कोशिका में जो विभाजन की विधि होती है वो होती है कोशिका पट्ट के द्वारा। पादप कोशिका में जो विभाजन होता है वो होता है कोशिका पट्ट के द्वारा। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी गोल्जी बॉडी होते हैं, ये है गोल्जी का है, ये जितनी भी गोल्गी बॉडीज होती है ये क्या करती है कि अंदर से बाहर की ओर गति करती है, ये अंदर से बाहर की ओर प्रसार करती है, जिसके द्वारा पूरी एक पट्टिका का निर्माण हो जाता है। उसका एक स्पेशल नाम भी होता है, उसका नाम है फर्गेमोब्लास्ट। क्या नाम है? फर्गेमोब्लास्ट। तो ये फर्गेमोब्लास्ट का निर्माण कौन सी कोशिका में होता है? पादप कोशिका में होता है। किसके द्वारा होता है? गोल्जी काय के द्वारा होता है। आ गई बात समझ में? इसकी जो दिशा है वो कौन सी है? अपकेंद्रीय है, क्योंकि गोल्गी बॉडीज जो होती है वो अंदर से बाहर की ओर गति करती है। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो देखो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। देखो, इसको हम एक लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। अब इसको हम अब लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं। सबसे पहले देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस इसका मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन, साइटोकाइनेसिस इसका मतलब होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका 2 प्रकार की होती है। कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है पादप कोशिका और एक होती है जंतु कोशिका। ये जो पादप कोशिका होती है इसे बोलते हैं प्लांट सेल, और जो जंतु कोशिका होती है इसे बोलते हैं एनिमल सेल। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? अब ये जो कोशिका 2 प्रकार की होती है तो विभाजन भी सीधी सी बात है 2 प्रकार से होना है। तो पादप कोशिका का विभाजन अलग होता है और जंतु कोशिका का विभाजन अलग होता है। सबसे पहले देखेंगे हम पादप कोशिका में। पादप कोशिका में कौन सी क्रिया? साइटोकाइनेसिस वाली क्रिया। इसमें गोल्जी काय अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं। अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं। गोल्जी काय अंदर से बाहर की ओर गति करते हैं तथा एक सीधी पट्टिका का निर्माण करते हैं। एक सीधी पट्टिका का निर्माण करते हैं जिसे फर्गेमोब्लास्ट कहते हैं। जिसे फर्गेमोब्लास्ट कहते हैं। एक सीधी पट्टिका का निर्माण करते हैं जिसे फर्गेमोब्लास्ट कहते हैं। ये कौन सा है? पादप कोशिका में विभाजन। इसके अंदर दिशा, पादप कोशिका में विभाजन की दिशा कौन सी होती है? अपकेंद्रीय होती है। कौन सी होती है? अपकेंद्रीय होती है, अर्थात अंदर से बाहर की ओर। अंदर से बाहर की ओर। इसमें दिशा कौन सी होती है? अपकेंद्रीय होती है। तथा विभाजन की जो विधि है वो विधि कौन सी होती है? कोशिका पट्ट। जो विधि है वो विधि कौन सी होती है? कोशिका पट्ट। इसके बाद में जंतु कोशिका में
जंतु कोशिका में कौन सी क्रिया? साइटोकाइनेसिस वाली क्रिया। जंतु कोशिका में क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली। जंतु कोशिका में क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली बाहर से अंदर की ओर गति करती है। प्लाज्मा झिल्ली बाहर से अंदर की ओर गति करती है, जिससे कोशिका दो भागों में बट जाती है। जिससे कोशिका दो भागों में बट जाती है। ये किसके अंदर होता है? जंतु कोशिका या एनिमल सेल में होता है। अच्छा, इसकी दिशा कौन सी होती है? इसकी दिशा कौन सी होती है? तो इसकी दिशा होती है अभिकेंद्रीय। इसकी दिशा कौन सी होती है? अभिकेंद्रीय। और इसकी जो विधि होती है वो कौन सी होती है? विदलन या खांच। इसकी जो दिशा विधि है वो कौन सी होती है? विदलन या खांच द्वारा। आ गई बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है तो देखो, इसको रिवाइज करो फटाफट से, क्योंकि यहाँ पे अपना साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हो गया। और जैसे ही अपना साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, इसका मतलब अपना समसूत्री विभाजन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हम बस समसूत्री विभाजन का महत्व पढ़ेंगे। उसके बाद में हमारा समसूत्री विभाजन टोटली कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे अर्धसूत्री विभाजन। तो इसको देखो और हल्का सा नोट करो। ये हमारा समसूत्री विभाजन कंप्लीट। अब हम देखेंगे समसूत्री विभाजन के महत्व। अब हम देखेंगे समसूत्री विभाजन के महत्व। समसूत्री विभाजन के महत्व। इसमें क्या होता है? यह युग्मनज व भ्रूण के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। यह युग्मनज व भ्रूण के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। यह युग्मनज के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। यह युग्मनज के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। यह भ्रूण के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। यह भ्रूण के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। देखो कैसे, ये अंडाणु और शुक्राणु, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो उसके बाद में एक अवस्था बनती है जिसे हम बोलते हैं जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट। जैसे ये जायगोट अवस्था बनती है उसके बाद में कंटिन्यूसली समसूत्री विभाजन होते हैं। और जैसे ही समसूत्री विभाजन होते जाते हैं तो फिर अगली अवस्था आती है मोरूला। कौन सी आती है? मोरूला। उस मोरूला के बाद की अगली अवस्था आती है ब्लास्टुला। और इस ब्लास्टुला के बाद में फिर अगली अवस्था आती है, उसका नाम है गैस्टुला। पहली तो अवस्था आती है जायगोट, उसके बाद में मोरूला, फिर ब्लास्टुला और फिर गैस्टुला। और जैसे ये ग्लेस्टुला आ जाती है उसके बाद में निर्माण प्रारंभ हो जाता है अंगों का। उसके बाद में किसका निर्माण प्रारंभ हो जाता है? अंगों का। और जैसे ही अंगों का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद में किसका निर्माण हो जाता है? शरीर का। किसका निर्माण हो जाता है? शरीर का। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फ्यूजन होता है अंडाणु व शुक्राणु का। किसका? अंडाणु व शुक्राणु का। इसके बाद में पहली कंडीशन होती है, जो पहले स्टेज होती है वो होती है जायगोट। पहले बनता है जायगोट, फिर बनता है मोरूला, फिर बनता है ब्लास्टुला और फिर बनता है गैस्टुला। गैस्टुला के बाद में बनते हैं अपने अंग और उसके बाद में बनता है अपना मानव शरीर। ये अपने पूरे मानव शरीर के निर्माण की पूरी प्रक्रिया होती है।
ये जो अंडाणु शुक्राणु होता है, इसके एक फैक्ट्स और है, आपको ये ध्यान रखने हैं। शरीर की सबसे छोटी कोशिका, शरीर की सबसे छोटी कोशिका, पूछ लेता है एग्जामों में, शरीर की सबसे छोटी कोशिका। और अंडाणु होता है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। हालांकि ये सेल चैप्टर का पार्ट है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कौन सी होती है, सबसे लंबी होती है तंत्रिका तंत्र। सबसे बड़ी कोशिका होती है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। नॉर्मली सबसे छोटी कोशिका होती है PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनाइजेशन, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। आ गई बात समझ में। जिसका दूसरा नाम माइक्रोप्लाज्मा भी होता है। तो ये कोशिकाओं के बारे में कुछ छोटे मोटे फैक्ट्स थे जो आपको ध्यान रखने जरूरी है। अभी अपना जो मेन चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है समसूत्री विभाजन या उसके महत्व, मतलब कोशिका विभाजन। यह भ्रूण के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। इससे या यह मातृ कोशिका से, यह मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में, यह मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में स्थानांतरित हो जाती है। स्थानांतरित हो जाती है। यह मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका में स्थानांतरित हो जाती है। यह हमारा समसूत्री विभाजन यहाँ पे कंप्लीट होता है। स्टार्टिंग कहाँ से होती है? समसूत्री विभाजन के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में 4 अवस्थाएं होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद में आता है साइटोकाइनेसिस। इसके 2 भाग होते हैं, एक तो होता है पादप कोशिका में, एक होता है जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में विभाजन जो होता है वो होता है कोशिका पट्टी के द्वारा, और जो दिशा होती है वो होती है अंदर से बाहर की ओर या अपकेंद्रीय दिशा। उसके अंदर जो विभाजन होता है उसमें एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है, उसका नाम होता है फर्गेमोब्लास्ट। और ये संरचना कौन बनाता है? ये बनाते हैं गोल्गी बॉडी या गोल्जी का है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आती है अपनी जंतु कोशिका या एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या होता है कि जो विभाजन होता है वो होता है विदलन के द्वारा। इसके जो विभाजन की विधि है वो कौन सी है? विदलन वाली विधि है। एक खांच का निर्माण होता है और प्लाज्मा झिल्ली से ये 2 भागों में कोशिका बढ़ जाती है। ये अपने जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में क्या हो गए? विभाजन। जंतु कोशिका में विदित विदलन होती है और दिशा कौन सी होती है? अभिकेंद्रीय होती है। उसके बाद में आता है समसूत्री विभाजन का महत्व। समसूत्री विभाजन के महत्व के अंदर क्या क्या होता है? यह युग्मनज के निर्माण में सहायता प्रदान करता है, यह भ्रूण के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। निर्माण में सहायता कैसे प्रदान करता है? सबसे पहले अपना जो निर्माण होता है शरीर का, उसकी जो प्रोग्रेस होती है वो स्टार्ट होती है अंडाणु और शुक्राणु से। इन दोनों का जब फ्यूजन होता है उसके बाद में बनता है जाइगोट। जाइगोट में कंटिन्यूसली समसूत्री विभाजन होते हैं, और जैसे समसूत्री विभाजन होते हैं उसके बाद में अवस्था बनती है मोरूला। मोरूला के बाद में अगली अवस्था होती है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के बाद में अगली अवस्था होती है गैस्टूला, और गैस्टूला के बाद में अगली अवस्था होती है अंगों का निर्माण। और जैसे ही अंगों का निर्माण हो जाता है तो फिर वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद में पूरे शरीर का या पूरे ह्यूमन बॉडी का निर्माण हो जाता है। ये हमारी पूरी बॉडी का निर्माण की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट यहाँ से होती है और ख़त्म यहाँ पे होती है। आ गया पूरा बात समझ में? ये अपने समसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो देखो, इसे फटाफट से नोट करो। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर पुराना चैप्टर आपने सही से देखा नहीं है और सीधा इसको देखने लग गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। पहले अपने को पुराना पूरा ढंग से देखना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम आगे नए की ओर बढ़ सकते हैं। आ गई बात समझ में इतनी? ये हमारा कंप्लीट हो गया समसूत्री विभाजन। अब हम पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन।
हमारा समसूत्री विभाजन हो गया कंप्लीट। अब हम पढ़ रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। अच्छा, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या किस फॉर्म में थी? समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या किस फॉर्म में थी? तो वो थी 2:1 की फॉर्म में। किस में थी? 2:1 की फॉर्म में। तो इसमें किसकी फॉर्म में होगी? आधे, मतलब n की फॉर्म में। इसमें गुणसूत्र n के रूप में पाए जाते हैं। इसमें गुणसूत्र n के रूप में पाए जाते हैं। ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है यह सिर्फ लैंगिक कोशिकाओं में होता है, ध्यान रखना। कोशिकाएं दो प्रकार की होती है, लैंगिक और कायिक। ये जो होता है सिर्फ लैंगिक कोशिकाओं में पाया जाता है, या फिर नहीं, या फिर हम इसे यह भी कह सकते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या किस रूप में होती है? n के रूप में होती है। यह सिर्फ लैंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में होता है, इसका ध्यान रखना। यह सिर्फ लैंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में होता है। यह सिर्फ लैंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में होता है। यह सिर्फ लैंगिक जनन दर्शाने वाले जीवों में होता है। यह अगुणित व बहुगुणित यह अगुणित व बहुगुणित दोनों प्रकार का हो सकता है। यह अगुणित व बहुगुणित दोनों प्रकार का हो सकता है। इसमें गुणसूत्र, अब देखो, इसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो मात्र कोशिका से आधे ही अगली कोशिका में स्थानांतरित होते हैं। मतलब अगर मात्र कोशिका में 46 गुणसूत्र होंगे, अगर मदर सेल में 46 या 46 गुणसूत्र होंगे, क्रोमोसोम्स होंगे, तो जो नेक्स्ट कोशिका है, जो डॉटर सेल होती है, जो दो पुत्री कोशिका होती है, उसके अंदर आधे ही गुणसूत्र स्थानांतरित होते हैं। इसका मतलब 46 से जस्ट आधे 23 ही इसके अंदर आ पाते हैं और 23 नए बनते हैं। और जब 23 नए बनते हैं इसका मतलब उसके अंदर विभिन्नता पाई जाती है, और जब विभिन्नता पाई जाती है तो ये एक प्रक्रिया में मोस्टली रूप से अपना योगदान देता है, और वो प्रक्रिया है उद्विकास। कौन सी है? उद्विकास। उद्विकास में यह अपना महत्वपूर्ण रूप से योगदान देता है, क्योंकि इसमें कुछ कोशिकाएं तो पुरानी होती है और कुछ कोशिकाएं नए होते हैं। और जैसे ही पुरानी और नई कोशिकाएं होती है तो इनमें विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है, और जैसे ही इनमें विभिन्नता उत्पन्न हो जाती है तो फिर ये नई उसके रूप में निर्माण कर लेते हैं, जिसका नाम होता है उद्विकास, या जिसमें सहायता करते हैं उसका नाम है उद्विकास। तो इसमें गुणसूत्र मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका में n के रूप में स्थानांतरित होते हैं। n के रूप में स्थानांतरित होते हैं, जिसके कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। जिसके कारण इनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है तथा यह उद्विकास में अपना योगदान दर्शाते हैं। एक चीज़ और पता करना, या एक चीज़ और ध्यान रखना कि इसके अंदर जीनी विनिमय पाया जाता है या क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। तो देखना, अर्धसूत्री विभाजन में जीनी विनिमय या क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन में जीनी विनिमय या क्रॉसिंग ओवर पाया जाता है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो अर्धसूत्री विभाजन में काम आते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि अर्धसूत्री विभाजन वापस से वही दो पार्टों में होता है।
इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है मेटाफेज फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। ये इसके 4 भाग होते हैं। उसके बाद में वापस से वही सेकंड पार्ट होता है जिसके अंदर वही प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड होती है। इसके बारे में हम ढंग से पढ़ेंगे, पहले आप इसको फटाफट से नोट कर लो। उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। ये हमारी जो अवस्था है कंप्लीट होती है, ये जो स्टार्टिंग होता है हमारा वो होता है अर्धसूत्री विभाजन। हेलो फ्रेंड्स, पता नहीं वो बीच में वीडियो कैसे पॉज हो गया। हमारा चल रहा था उसके अंदर प्रोफेज 1। क्या पढ़ रहे थे? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1। ये जो प्रोफेज 1 है इसके बारे में हम पढ़ना शुरू कर चुके थे। तो प्रोफेज 1 इसको वापस से 5 उप अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी में? 5 में। 5 कौन कौन सी है? जैसे लो जी पियो देसी दारू, या लता जरा पानी दे देना, लता जरा पानी दे देना। ल से है लिप्टोडिन, एल से है लिप्टोडिन, जे से है जाइगोटिन, जे से है जाइगोटिन, पी से है पिकेटिन या पेकाइटिन, पी से है पिकेटिन या पेकाइटिन, डी से है डिप्लोटिन, डी से है डिप्लोटिन और डी से है डाइकाइनेसिस, और डी से है डाइकाइनेसिस। ल से है एल से है लिप्टोडिन, जे से है जाइगोटिन, पी से है पिकेटिन या पेकाइटिन, डी से है डिप्लोटिन और डी से है डाइकाइनेसिस। यहाँ तक कंप्लीट है। हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोफेज 1। किसका? अर्धसूत्री विभाजन का। इसकी टोटली 5 उपावस्थाएं हैं। 5 उपावस्थाओं को याद करने का तरीका क्या है? लता जरा पानी दे दो, ल से है लिप्टोडिन, डी से है जे से है जाइकोडिन, पी से है पिकेटिन या पेकाइटिन, डी से है डिप्लोटिन और वापस से डी से है डाइकाइनेसिस। आ गया समझ में? इसके बाद में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लिप्टोडिन के बारे में। किसके बारे में? लिप्टोडिन के बारे में। देखो, पहले नंबर की जो उप अवस्था है उसका नाम है लिप्टोडिन। इस लिप्टोडिन के अन्य नाम क्या है? ये जो लिप्टोडिन है इसके अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम है बुकीय अवस्था। क्या है? बुकीय अवस्था, या इसे गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं, या इसे गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं, या फिर इसे मणिका अवस्था भी कहते हैं, या फिर इसे मणिका अवस्था भी कहते हैं। ये सब नाम किसके हैं? लिप्टोडिन के नाम है। किसके? लिप्टोडिन के। 4 नाम है। क्या क्या है? लिप्टोडिन, बुकीय अवस्था, गुलदस्ता अवस्था या मणिका अवस्था। अभी हम देखेंगे कि इसको इतने नाम क्यों दिए जाते हैं और फिर आपको ये नाम रटने नहीं पड़ेंगे, आपको ये नाम अपने आप समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। देखो कैसे। लिप्टोडिन अवस्था में सबसे पहले तो होता क्या है? इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, वो संगठित हो जाते हैं और गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं। इसमें जो क्रोमेटिन पदार्थ है वो बिखरे हुए होते हैं तथा संगठित होकर गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं। ये जो अवस्था है ये कौन सी होती है? लिप्टोडिन। देखना, इसमें गुणसूत्र, इसमें क्रोमेटिन पदार्थ संगठित होकर, इसमें क्रोमेटिन पदार्थ संगठित होकर गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं।
इसमें क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं। किसके अंदर? लिप्टोडीन के अंदर। इसमें और क्या होता है? लिप्टोडीन के अंदर देखो, ये तो थे मान लो लिप्टोडीन के पहले की अवस्था, और ये हो जाएगी लिप्टोडीन के बाद की अवस्था। इसमें एक गुणसूत्र फैले हुए हैं, सॉरी क्रोमेटिन पदार्थ फैले हुए हैं। जब इनका संघनन होगा, जब इनका क्या होगा? संघनन होगा, ये गुणसूत्रों के रूप में बदल जाएंगे। किसके रूप में बदल जाएंगे? गुणसूत्रों के रूप में बदल जाएंगे। अब ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है ये बहुत छोटे छोटे हैं, इतने छोटे कि इसको आसानी से सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखने में दिक्कत होती है। ये इतने छोटे होते हैं, जब ये बाद में मिलते हैं तो नॉर्मली गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं। अब देखो, ये जो गुणसूत्र होता है ये इस प्रकार का होता है, और इसके ऊपर ये क्रोमेटिन पदार्थ ऐसे जमे हुए होते हैं। ये जो गुणसूत्र होता है इस प्रकार का होता है, और इसके ऊपर जो ये क्रोमेटिन पदार्थ है वो इस प्रकार से जमे हुए होते हैं। अब देखो, ये जो संरचना है क्या ये मोतियों के जैसी नहीं लग रही क्या? क्या ये संरचना मोतियों के तरह नहीं लग रही क्या? और लग रही है तो फिर इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? मणिका अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? मणिका अवस्था। उसके बाद में ये देखो, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये केंद्रक और ये केंद्रिका। इसके अंदर से देखो ये निकलते हैं गुणसूत्र। अब जब ये इस टाइप से बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं तो ये जो अवस्था ये बिल्कुल गुलदस्ते के जैसी लगती है। किसके तरह की लगती है? गुलदस्ते के जैसी लगती है। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है? बुकीय अवस्था भी कहा जाता है। इसके साथ में एक लाइन क्या है? लिप्टोडीन, लिप्टोडीन प्रोफेज की या प्रोफेज 1 की पहली अवस्था है। लिप्टोडीन प्रोफेज 1 की पहली अवस्था होती है। जो लिप्टोडीन होती है ये प्रोफेज 1 की पहली अवस्था होती है, और इसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो किस रूप में बिखरे होते हैं? या तो गुलदस्ते के रूप में होते हैं या मणिका के रूप में होते हैं। ये हमारी पहली जो कंडीशन थी या पहली स्टेज थी उसका नाम था लिप्टोडीन। अब इसमें जो ये गुणसूत्र होते हैं, इसमें जो ये गुणसूत्र होते हैं ये मणिका के रूप में जमे होते हैं, परंतु ये जो गुणसूत्र ये बताओ एक लेयर के रूप में है ना, एक लेयर के रूप में है ना, इसलिए इसमें गुणसूत्र मोनोवेलेंट होते हैं, मोनोवेलेंट होते हैं। या तो मोनोवेलेंट हो गए, उसके बाद में अगली अवस्था में देखेंगे ये पूरा मिल जाएगा तो ये हो जाएगा डाईवेलेंट। क्या हो जाएगा? डाईवेलेंट। उसके फिर और अगली अवस्था में देखेंगे क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये हो जाएगा टेट्रावेलेंट। क्या हो जाएगा? टेट्रावेलेंट। तो इसके अंदर तो क्या होता है? मोनोवेलेंट होता है। सिर्फ एक सिंगल जो गुणसूत्र होता है वो सिंगल एक लड़ी के रूप में पाया जाता है। तो सिंगल वाली के लिए साइंस में क्या वर्ड यूज लिया जाता है? वो लिया जाता है मोनो। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, इस टाइप से चलता है। तो अगर सिंगल के रूप में पाया जाएगा तो मोनोवेलेंट। जैसे ही ये डबल हो जाएंगे, 2 गुणसूत्र मिल जाएंगे तो ये डाईवेलेंट हो जाएगा। उसके बाद में अगली अवस्था में ये तो इसका सेंट्रोमियर है और ये अगली अवस्था का सेंट्रोमियर है। जब ये आपस में मिलेंगे तो फिर ये टेट्रावेलेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर किस टाइप के होते हैं गुणसूत्र? मोनोवेलेंट टाइप के होते हैं। इसके बाद में अगली अवस्था वो कौन सी है? उसके बाद में अगली अवस्था है वो कौन सी है? वो है जाइगोटीन। अगली अवस्था का नाम क्या है? जाइगोटीन। इसमें अगली अवस्था का नाम क्या है? जाइगोटीन। अब देखना जाइगोटीन के अंदर होता क्या है। उसके अंदर तो गुणसूत्र संघनित हो गए थे, संघनित होने के बाद में वापस से मतलब जो क्रोमेटिन पदार्थ था वो किस का रूप ले चुके थे? गुणसूत्रों का रूप ले चुके थे। इस वाली अवस्था में गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, छोटे होते हैं, पतले होते हैं, लेकिन स्पष्ट दिखाई देने लग जाते हैं। वो अवस्था कौन सी होती है? जाइगोटीन अवस्था। जाइगोटीन अवस्था में एक्चुअल में होता क्या है? देखना, जाइगोटीन अवस्था में एक्चुअल में होता क्या है? गुणसूत्रों के मध्य और आकर्षण होता है।
गुणसूत्रों के मध्य और आकर्षण होता है और थोड़ा सा तनाव बढ़ता है। जैसे ही गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण होना स्टार्ट होगा और तनाव बढ़ना स्टार्ट होगा, ये एक दूसरे के पास में आना शुरू कर देंगे, ये एक दूसरे के पास में आना शुरू कर देंगे। तो ये इस टाइप से पास में आते हैं और ये इस टाइप से जुड़ते हैं। इस टाइप से तो पास में आते हैं और इस टाइप से बिल्कुल जुड़ते हैं। तो देखो, जैसे ये गुणसूत्र पास में आ रहे होते हैं और जब ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो देखो जब इसको थोड़ा थोड़ा सा जुड़ना स्टार्ट करते हैं, तो बताओ ये जो कंडीशन है क्या ये जिपर लाइक कंडीशन नहीं है क्या? भाई ये जिपर लाइक कंडीशन नहीं है क्या? जिपर के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे चेन ऊपर आती जाती है वैसे वैसे नीचे वाला भाग तो जुड़ता जाता है और ऊपर वाला कपड़ा पास आता जाता है। तो देख लो वही सेम टू सेम हाल इसका है। जैसा जैसा ये गुणसूत्र पास में आता जाएगा और जुड़ता जाएगा, ये बिल्कुल चेन की तरह जुड़ रहा है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं जिपर लाइक कंडीशन। कौन सी कंडीशन बोलते हैं? जिपर लाइक कंडीशन। अब ये जो जिपर लाइक कंडीशन होती है, इसमें गुणसूत्र धीरे धीरे जुड़ता है तथा बिल्कुल पूरा का पूरा यूँ जुड़ जाता है। धीरे धीरे जुड़ना स्टार्ट होता है, फिर बाद में पूरा का पूरा ऐसे जुड़ जाता है। जब ये पूरा जुड़ जाता है तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। जब ये जुड़ना स्टार्ट हुआ था तो वो तो थी जिपर लाइक कंडीशन, जब ये पूरा जुड़ गया तो उसे हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। लेकिन देखो जब ये गुणसूत्र यहाँ पे और ये वाला गुणसूत्र यहाँ पे, जब ये जुड़ने के लिए पास में आ रहे हैं, जब ये जुड़ने के लिए पास में आ रहे हैं, तो बताओ इनके बीच में गैप है ना थोड़ा बहुत, तो फिलहाल तो अभी जुड़ने के पहले ही कंडीशन बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ मैं जिपर लाइक कंडीशन के भी जस्ट पहले वाली कंडीशन। बताओ ये अभी तक जुड़े तो नहीं है ना, ये जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और पास में आ रहे हैं। इसके बीच का ये जो अभी गैप है इसे हम बोलते हैं सिनेप्स संकुल। क्या बोलते हैं? सिनेप्स संकुल। पहले दो गुणसूत्र थे, तो आकर्षण बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा, पास में आने लगेंगे। जैसे जैसे ये पास में आते हैं तो इसके सबसे पहले बीच में बनता है सिनेप्स संकुल। क्या बनता है? सिनेप्स संकुल। जैसे ही ये पास में आना स्टार्ट होते हैं तो इस टाइप से जुड़ना स्टार्ट होते हैं। जैसे जुड़ना शुरू होंगे तो ये जो कंडीशन होती है इससे हम बोलते हैं जिपर लाइक कंडीशन। क्या बोलते हैं? जिपर लाइक कंडीशन। और जैसे ही जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और ये बिल्कुल पूरे जुड़ जाते हैं, तो ये जो पूरी संरचना होती है गुणसूत्रों की जुड़ी हुई संरचना, इसे हम बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। अब देखो पहले सिनेप्स संकुल बना, उसके बाद में जिपर लाइक कंडीशन और फिर क्या बन गया? सिनेप्स। अब एक गुणसूत्र को हम पहले वाली में देखे थे कि गुणसूत्र सिर्फ एक लड़ के रूप में था, सिर्फ एक लेयर के रूप में था, तो उसे हम बोल रहे थे मोनोवेलेंट। क्या बोल रहे थे? मोनोवेलेंट। अब एक गुणसूत्र तो ये हो गया और एक गुणसूत्र ये हो गया, जब ये आपस में जुड़ना स्टार्ट करते हैं तो बताओ भी डाईवेलेंट होंगे या नहीं होंगे? ये डाईवेलेंट होंगे या नहीं होंगे? हो जाएंगे। तो जो मोनोवेलेंट कंडीशन होती है वो तो आती है लिप्टोडीन के अंदर। जो मोनोवेलेंट कंडीशन पाई जाती है वो तो पाई जाती है लिप्टोडीन के अंदर। उसके बाद में जैसे जो डाईवेलेंट कंडीशन होती है वो पाई जाती है जाइगोटीन के अंदर। किस में? जाइगोटीन के अंदर। सिनेप्स किस में बनता है? जाइगोटीन के अंदर। सिनेप्स संकुल किसने बनता है? जाइगोटीन के अंदर। जो सिनेप्स संकुल होता है ये बनता किसका है? तो यूबिलिक्टिन प्रोटीन। ध्यान रखना, एक प्रोटीन होती है यूबिलिक्टिन प्रोटीन, उसका बनता है सिनेप्स संकुल। और सिनेप्स संकुल की खोज किसने की थी? उसका नाम था मोसिस। किसने की थी? मोसिस ने की थी। देखो अब जाइगोटीन, यह लिप्टोडीन के बाद की अवस्था है। यह लिप्टोडीन के बाद की अवस्था है। यह लिप्टोडीन के बाद की अवस्था है। इसमें गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बढ़ता है। इसमें गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण बढ़ता है, जिससे यह एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। जिससे यह एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। जिससे यह एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं। एक मिनट। जिससे यह एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण सिनेप्स का निर्माण होता है।
जिसके कारण सिनेप्स का निर्माण होता है। जिसके कारण किसका निर्माण होता है? सिनेप्स का निर्माण होता है। तथा दो सिनेप्स के मध्य का स्थान सिनेप्स संकुल कहलाता है। सिनेप्स संकुल कहलाता है। क्या कहलाता है? सिनेप्स संकुल कहलाता है। और इसके अंदर इसमें गुणसूत्र डाईवेलेंट प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? डाईवेलेंट प्रकार के होते हैं। देखो कैसे, ये सेल मेम्ब्रेन, ये केंद्रक, इसके अंदर ये गुणसूत्र है। अब ये गुणसूत्र इसके पास में आ जाएगा तो इसका जो निर्माण है यह क्या कहलाएगा? सिनेप्स। क्या कहलाएगा? सिनेप्स। लेकिन देख लो, ये अगर गुणसूत्र है, इसके बीच का जो ये गैप है इसे हम कहेंगे सिनेप्स संकुल। क्या कहेंगे? सिनेप्स संकुल। सिनेप्स संकुल की खोज किसने की थी? सिनेप्स संकुल की खोज मोसिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। सिनेप्स संकुल की खोज मोसिस नामक वैज्ञानिक ने की थी। अच्छा, सिनेप्स संकुल बनता किससे है? तो यह बनता है यूबिलिक्टिन प्रोटीन से। यह यूबिलिक्टिन प्रोटीन का बना होता है। यह किसका बना होता है? यह यूबिलिक्टिन प्रोटीन का बना होता है। कौन? सिनेप्स संकुल। ये जो पूरी कंडीशन है क्या कहलाती है? जायगोटिन कहलाती है। जायगोटिन में सिनेप्स बनता है, सिनेप्स के बीच का स्थान सिनेप्स संकुल कहलाता है, और इसके अंदर सिनेप्स संकुल जो होता है वो बनता है यूबिलिक्टिन प्रोटीन से। नेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है। किससे बनता है? यूबिलिक्टिन प्रोटीन से। ये जो हमारी अवस्था कंप्लीट होती है इसका नाम है जायगोटिन अवस्था। कौन सी है? जायगोटिन अवस्था। अब देखो, जायगोटिन अवस्था, इसके जस्ट बाद वाली अवस्था है पैकाइटिन या पिकेटिन अवस्था। इसके जस्ट बाद वाली अवस्था है पैकाइटिन या पिकेटिन अवस्था। जायगोटिन अवस्था के बाद वाली अवस्था है पैकाइटिन या पिकेटिन अवस्था। इस वाली अवस्था के अंदर क्या होता है? देखना, दो संकुल पास में आ गए, सिनेप्स भी बन गया, सिनेप्स संकुल भी बन गया, लेकिन तनाव था, तनाव कम नहीं हुआ। इसके अंदर क्या होता है कि तनाव और अधिक बढ़ जाता है। और इसमें तनाव और आकर्षण इतना अधिक हो जाता है कि गुणसूत्र टूटने लग जाते हैं। गुणसूत्र क्या होने लग जाते हैं? टूटने लग जाते हैं। और जैसे ही गुणसूत्र टूटते हैं तो फिर इसका गुणसूत्र इसके ऊपर, इसका गुणसूत्र इसके ऊपर। फिर इसके अंदर क्या होता है कि जो गुणसूत्र होते हैं वो एक दूसरे पर लिपटना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही गुणसूत्र एक दूसरे पर लिपटना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद में एक प्रक्रिया होती है जिसका नाम होता है जीन विनिमय। क्या होता है? जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर। उसके अंदर क्या होता है? गुणसूत्रों के मध्य तनाव बढ़ा, तनाव इतना अधिक हो जाता है, गुणसूत्र टूट जाते हैं, और टूटने के बाद में एक दूसरे के ऊपर लिपटना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही एक दूसरे के ऊपर लिपटते हैं तो उनके मध्य जीनों का आदान प्रदान हो जाता है, और जैसे ही जीनों का आदान प्रदान हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये ध्यान रखना, ये पैकेटिन अवस्था सबसे लंबी अवस्था भी है, सबसे जटिल अवस्था भी है इस पूरी प्रक्रिया की, है ना। तो यह सबसे लंबी व सबसे जटिल अवस्था होती है। यह सबसे लंबी व सबसे जटिल अवस्था होती है।
यह सबसे लंबी व सबसे जटिल अवस्था होती है। कौन सी होती है? पिकेटिन अवस्था। इस अवस्था में गुणसूत्रों के मध्य तनाव बढ़ना आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्रों के मध्य तनाव बढ़ना आरंभ हो जाता है, जिसके कारण गुणसूत्र टूटना शुरू हो जाते हैं। तथा टूटकर अन्य गुणसूत्रों पर लिपट जाते हैं। जिसके कारण इनके मध्य जीनों का आदान प्रदान हो जाता है। जिसे जीन विनिमय कहते हैं। जिसे जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये ध्यान रखना, जीन विनिमय दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के मध्य होती है। जीन विनिमय की जो क्रिया होती है वो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के मध्य होती है। कैसे होती है? ये मान लो ये सेंट्रोमियर है, एक गुणसूत्र तो ये रहा, ये सेंट्रोमियर है, इसके 4 सिस्टर क्रोमेटिन्स अपनी सेपरेट है। उसके बाद में तनाव बढ़ेगा या मान लो आकर्षण ज़्यादा बढ़ेगा, ये अगला सेंट्रोमियर है। ये सेंट्रोमियर की ये वाली देखो, ये जो सेंट्रोमियर है, इस सेंट्रोमियर की 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिन अपनी अलग है। भाई इस सेंट्रोमियर की तो अपनी सिस्टर क्रोमेटिन्स अलग अलग है, ये जो सेंट्रोमियर है इसकी भी अपनी सिस्टर क्रोमेटिन्स अलग अलग है। जब अत्यधिक तनाव या आकर्षण बढ़ता है तो उसके कारण क्या होता है कि एक दूसरे के पास में आना शुरू हो जाती है, और जैसे ये एक दूसरे के पास में आना शुरू हो जाती है, ये एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है, एक दूसरे पर लिपट जाती है। और जब ये एक दूसरे पर लिपटती है तो इनके मध्य जीनों का आदान प्रदान हो जाता है। किसका आदान प्रदान हो जाता है? जीनों का आदान प्रदान हो जाता है। और जैसे ये लिपट कर एक दूसरे के ऊपर इनका जीनों का आदान प्रदान हो जाता है तो ये जो कंडीशन होती है क्या कहलाती है? जीन विनिमय कहलाती है। ठीक है, ये जो अवस्था थी इसका नाम क्या था? पिकेटिन अवस्था। पिकेटिन अवस्था सबसे लंबी और सबसे जटिल अवस्था होती है। इसमें गुणसूत्रों के मध्य तनाव बढ़ता है और तनाव इतना बढ़ जाता है कि गुणसूत्र टूटना शुरू हो जाते हैं, और जैसे ही गुणसूत्र टूटना शुरू हो जाते हैं तो टूटकर अन्य गुणसूत्रों पर लिपट जाते हैं, और जिसके कारण इनके मध्य जीनों का आदान प्रदान हो जाता है। जिसके कारण जीनों का आदान प्रदान हो जाता है, जिसे हम जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर हमेशा 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिन के मध्य होगी। इसकी सेंट्रोमियर की अपनी सिस्टर क्रोमेटिन अलग है, इस सेंट्रोमियर की अपनी सिस्टर क्रोमेटिन अलग है। ये आपस में जुड़ेगी, आपस में जुड़ने के बाद में जीनों का आदान प्रदान हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद में पिकेटिन अवस्था कंप्लीट हो गई। इसके बाद में जो अगली अवस्था आएगी उसका नाम है डिप्लोटिन अवस्था। इसके बाद में जो अगली अवस्था आएगी उसका नाम है डिप्लोटिन अवस्था। डिप्लोटिन अवस्था। अब देखो इस डिप्लोटिन अवस्था में क्या होता है? इस डिप्लोटिन अवस्था में क्या होता है? पहले तो आकर्षण बढ़ चुका, आकर्षण बढ़ने के बाद में क्या हुआ? तनाव बढ़ा, तनाव बढ़ने के बाद में गुणसूत्र एक दूसरे पर लिपट गए, गुणसूत्रों का आदान प्रदान सब कुछ हो गया। सबसे जटिल अवस्था वही थी, सबसे अधिक तनाव वाली अवस्था भी वही थी। हर चीज़ का अपना एक पीक होता है।
वो तनाव बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब तनाव अपने पीक पे पहुंच गया था, कौन से कंडीशन में? पैकाइटिन कंडीशन में या पिकेटिन कंडीशन में। अब जैसे तनाव अपने पीक पर पहुंच गया, अब वापस से तनाव क्या होगा? कम होगा। जैसे तनाव कम होगा तो आकर्षण भी क्या होगा? कम होगा। या जैसे ही आकर्षण कम होगा तनाव भी क्या होगा? कम होगा। जैसे ही आकर्षण भी कम हो जाता है फिर तनाव भी कम हो जाता है। इन दोनों के कम होने के बाद में गुणसूत्र जो होते हैं वो एक दूसरे से पृथक होना शुरू हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक दूसरे से पृथक होना शुरू हो जाते हैं। और जब गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होना शुरू होते हैं तो इसके बीच में एक क्रिया का निर्माण होता है जिसे हम बोलते हैं काइज़मेटा। क्या बोलते हैं? काइज़मेटा। तो इस प्रक्रिया का निर्माण होता है जिसका नाम होता है काइज़मेटा। और जैसे ये जो काइज़मेटा है ये अपनी स्थिति से ऊपर या नीचे होता है, ये जो काइज़मेटा होता है जब ये अपनी स्थिति से ऊपर या नीचे होता है तो एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एक प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, उसका नाम होता है उपांति भवन। क्या होता है? उपांति भवन। तो उपांति भवन की प्रक्रिया कौन सी में स्टार्ट होती है? डिप्लोटीन में। काइज़मेटा किस में होता है? डिप्लोटीन में। काइज़मेटा किस में खिसकता है? डिप्लोटीन में। गुणसूत्र दूर कौन सी में होते हैं? डिप्लोटीन में। आकर्षण कम किस में होता है? डिप्लोटीन में। आ गई बात समझ में? हम देखते हैं अब डिप्लोटीन के बारे में। देखो डिप्लोटीन अवस्था, इसमें गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण कम होता है या आकर्षण कम हो जाता है। इसमें गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण कम हो जाता है जिसकी वजह से इसमें गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण कम हो जाता है जिसकी वजह से इनके मध्य तनाव कम हो जाता है, जिनकी वजह से इनके मध्य तनाव कम हो जाता है। यह कौन सी अवस्था है? डिप्लोटीन अवस्था है। और जैसे ही तनाव कम होता है तो इसके अंदर इसमें काइज़मेटा का निर्माण होता है। इसमें काइज़मेटा का निर्माण होता है। इसमें काइज़मेटा का निर्माण होता है। और जैसे ही काइज़मेटा का निर्माण होता है तो इसमें उपांति भवन की प्रक्रिया, इसमें उपांति भवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें उपांति भवन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये कौन सी प्रक्रिया है? डिप्लोटीन अवस्था है। काइज़मेटा का निर्माण होता है, गुणसूत्रों के मध्य आकर्षण कम होता है, गुणसूत्र पृथक होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान रखना, इसमें गुणसूत्र पृथक होना शुरू हो जाते हैं। इसमें गुणसूत्र पृथक होना शुरू हो जाते हैं। इसमें गुणसूत्र पृथक होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मान लो ये है, ये दूसरी नॉन सिस्टर क्रोमेटिन है। ये जो अवस्था है इसे हम बोलते हैं काइज़मेटा। इसका नाम क्या है? काइज़मेटा। ठीक है, ये जो अवस्था है इसका नाम क्या है? काइज़मेटा। अब जब ये काइज़मेटा, जैसे मानो ये काइज़मेटा है, अब ये काइज़मेटा इस जगह पे है तो ये थ्रेड्स है ना, ये थ्रेड्स बिल्कुल इक्वल लंबाई में है। अगर काइज़मेटा बिल्कुल मिड में है तो थ्रेड्स बिल्कुल इक्वल लंबाई में। जैसे ही थोड़ा सा काइज़मेटा ऊपर हो जाएगा तो ऊपर वाली थ्रेड्स तो हो जाएगी छोटी और नीचे वाली थ्रेड्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे ही काइज़मेटा और ऊपर जाएगा ऊपर वाली थ्रेड्स तो हो जाएगी और छोटी और नीचे वाली थ्रेड्स क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे ही काइज़मेटा अपने स्थिति में परिवर्तन करता है तो थ्रेड्स के आकार में परिवर्तन होना निश्चित या स्वाभाविक सी बात है। क्या? जैसे जैसे काइज़मेटा अपने स्थिति में परिवर्तन करता है थ्रेड्स में भी उसी आकार में परिवर्तन होता जाता है। देख लो, पहले जब काइज़मेटा बिल्कुल मिड में था तो दोनों थ्रेड्स बराबर अपनी संख्या में थी या बराबर लंबाई में थी। जैसे ही काइज़मेटा ऊपर हो गया तो ऊपर की थ्रेड्स तो हो गई छोटी और नीचे की थ्रेड्स हो गई बड़ी। जैसे ही काइज़मेटा और ऊपर हो गया तो ऊपर की थ्रेड्स बिल्कुल छोटी हो गई और नीचे वाली थ्रेड्स और ज़्यादा बड़ी हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि काइज़मेटा हमेशा ऊपर की ओर ही गति करता है, नहीं, काइज़मेटा नीचे की ओर भी गति कर सकता है। जब काइज़मेटा नीचे की ओर गति करेगा
तो नीचे वाली थ्रेड्स तो हो जाएगी छोटी और ऊपर वाली थ्रेड्स क्या हो जाएगी बड़ी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि काइज़मेटा सिर्फ ऊपर की तरफ ही गति करे, काइज़मेटा किसी भी तरफ गति कर सकता है, लेकिन काइज़मेटा जब भी गति करेगा थ्रेड्स के आकार में परिवर्तन होना निश्चित है। और ये जो प्रक्रिया है ये किसके अंदर होती है, ये जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, उपांति भवन की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, उपांति भवन की प्रक्रिया कहलाती है। और ये जो अवस्था है वह कौन सी है, डिप्लोटीन अवस्था। ये हमारी डिप्लोटीन अवस्था कंप्लीट। इसके बाद की अगली अवस्था कौन सी है, उसका नाम है डाइकाइनेसिस। क्या नाम है, डाइकाइनेसिस। ये कोई बड़ी अवस्था नहीं है, इसमें सिर्फ एक काम होता है, वो जो उपांति भवन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी वो ख़त्म हो जाती है। बस उपांति भवन की प्रक्रिया का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। और यह प्रोफेज की अंतिम अवस्था है, यह प्रोफेज की अंतिम अवस्था है, यह प्रोफेज की अंतिम अवस्था है। इसमें उपांति भवन की प्रक्रिया का, इसमें उपांति भवन की प्रक्रिया का समापन हो जाता है। इसमें उपांति भवन की प्रक्रिया का समापन हो जाता है। ये हमारा प्रोफेज 1 कंप्लीट। देख लो सिर्फ 5 से 10% टाइम लेता है एमफेज, और कितना टाइम वेस्ट कर रहा है अपना ये इसमें कितनी सारी प्रक्रियाएं हो रही है, कितने ड्रामे हो रहे हैं, इसलिए इसे नाटकीय अवस्था कहते हैं। उसका कारण यही है, अभी तो ओनली प्रोफेज ही कंप्लीट हुआ है, हालांकि मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज इतना बड़ा नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये हमारी प्रोफेज 1 अवस्था क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ये हमारी प्रोफेज 1 वाली अवस्था कंप्लीट हो गई। उसके बाद में आती है मेटाफेज 1। उसके बाद में क्या होता है, मेटाफेज 1। याद करो समसूत्री विभाजन के मेटाफेज 1 में क्या हो रहा था, सभी गुणसूत्र एक साथ एक जगह इकट्ठे हो रहे थे और एक प्लेट का निर्माण कर रहे थे। उसका नाम था एम प्लेट। क्या नाम था, एम प्लेट। तो यहाँ पर भी सभी गुणसूत्र एकत्रित होकर, सभी गुणसूत्र एकत्रित होकर एम प्लेट का निर्माण करते हैं। सभी गुणसूत्र एकत्रित होकर एम प्लेट का निर्माण करते हैं। ये कौन सी अवस्था है, मेटाफेज अवस्था। इसमें गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। इस अवस्था में गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में आती है एनाफेज अवस्था। कौन सी अवस्था आती है, एनाफेज अवस्था। इस एनाफेज अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र वापस से तर्क तंतुओं के ऊपर की तरफ चले जाते हैं टूट करके। इसमें क्या होता है, इस अवस्था में गुणसूत्र तर्क तंतुओं की ओर चले जाते हैं, तर्क तंतुओं की ओर चले जाते हैं। किसकी ओर चले जाते हैं, तर्क तंतु की ओर चले जाते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ढंग से ध्यान रखना, इसमें सेंट्रोमियर का विघटन नहीं होता है। सेंट्रोमियर के साथ ही तर्क तंतु की ओर चले जाते हैं, इसमें सेंट्रोमियर का विघटन नहीं होता है। ध्यान रखना, एनाफेज में या इस अवस्था में सेंट्रोमियर का विघटन नहीं होता है। इस अवस्था में सेंट्रोमियर का विघटन नहीं होता है। इम्पोर्टेंट है ये, इस अवस्था में सेंट्रोमियर का विघटन नहीं होता है। कौन सी में, एनाफेज के अंदर। उसके बाद में आती है टीलोफेज। कौन सी अवस्था, टीलोफेज अवस्था। याद करो समसूत्री विभाजन के टीलोफेज अवस्था में क्या हो रहा था,
याद करो समसूत्री विभाजन के टेलोफेज अवस्था में क्या हो रहा था। इसमें गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन पदार्थों का रूप ले लेते हैं। इसमें गुणसूत्र पुनः क्रोमेटिन पदार्थों का रूप ले लेते हैं। ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन का प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 कंप्लीट। यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रोफेज की 5 अवस्थाएं थी, उसके बाद में मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज ये रही। उसके बाद में वापस से आएगी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। इन चारों को कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही लाइन लिखूंगा और वो की वो याद करनी है आपको। ये तो हो गया हमारा मेटाफेज। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो, अब क्या आएगा? प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। ये अवस्था है अगली अर्धसूत्री विभाजन की। इसमें कुछ नहीं करना, यह है सभी समसूत्री विभाजन के समान होती है। यह सभी समसूत्री विभाजन के समान होती है, बस। यह सभी समसूत्री विभाजन के समान होती है। ये हमारा अर्धसूत्री विभाजन भी कंप्लीट। समसूत्री विभाजन के अंदर एक चीज़ छूट गई थी, कैल्विसिन। कैल्विसिन नाम का एक पदार्थ होता है जो मेटाफेज अवस्था को प्रभावित करता है। थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम उसको भी देख लेते हैं पहले। उसके बाद में हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। कैल्विसिन पदार्थ होता क्या है? यह एक प्रकार का समसूत्री विषाक्त पदार्थ होता है जो मेटाफेज अवस्था को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से प्रभावित करता है। उसका नाम होता है कैल्विसिन। यह एक रासायनिक पदार्थ होता है। यह एक रासायनिक समसूत्री यह एक रासायनिक समसूत्री विषाक्त पदार्थ होता है। यह एक रासायनिक समसूत्री विषाक्त पदार्थ होता है जो मेटाफेज अवस्था को प्रभावित करता है। यह एक समसूत्री विषाक्त पदार्थ होता है जो मेटाफेज अवस्था को प्रभावित करता है। इसमें मेटाफेज अवस्था को प्रभावित होने के कारण डीएनए व प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। डीएनए व प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण बहुगुणिता उत्पन्न हो जाती है। बहुगुणिता उत्पन्न हो जाती है। यह बहुगुणिता को प्रेरित करने वाला पदार्थ है।
यह है बहुगुणिता को प्रेरित करने वाला पदार्थ है। देखो केल्विन एक्चुअल में होता क्या है। केल्विन एक प्रकार का रासायनिक विषाक्त पदार्थ होता है, समसूत्री रासायनिक विषाक्त पदार्थ होता है जो मेटाफेज अवस्था को सबसे अधिक प्रभावित करता है। अब देखो मेटाफेज अवस्था कब आती है, जब पूरा का पूरा तो इंटरफेज हो चुका होता है और एम फेज का प्रोफेज भी कंप्लीट हो चुका होता है। जब पूरा का पूरा तो इंटरफेज कंप्लीट हो चुका होता है, यह जो अंतरावस्था है वो कंप्लीट हो चुकी होती है, उसके बाद में एम फेज की भी प्रोफेज अवस्था कंप्लीट हो चुकी होती है, उसके बाद में आती है मेटाफेज अवस्था। कौन सी आती है? मेटाफेज अवस्था। अब बताओ पूरा डीएनए बन चुका, आरएनए बन चुका, प्रोटीन बन चुका, उसके बाद में डीएनए की रेप्लिकेशन भी हो चुका, मतलब डीएनए की प्रतिकृति भी हो चुकी, होने के तो पूरे काम हो गए। अब बताओ जब डीएनए की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाएगी, जब डीएनए की मात्रा इतनी अधिक बढ़ जाएगी तो फिर कौन सी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी? वो प्रक्रिया हो जाएगी बहुगुणिता वाली। कौन सी हो जाएगी? बहुगुणिता वाली। मतलब एक ही कोशिका में तो बहुत सारे डीएनए प्रतिकृति कर रहे हैं, प्रोटीन दुनिया जहान का भरा पड़ा है, आरएनए दुनिया जहान का भरा पड़ा है, उनकी प्रतिकृति भी हो रही है, सारे काम हो रहे हैं क्योंकि एम फेज में मेटाफेज तक पहुँचने के पहले ही ये पूरे काम हो चुके होते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें होने के बाद में फिर अगर आप उसके ऊपर केल्विन डालते हैं तो केल्विन की फिक्स एक आदत होती है, एक निश्चित स्थान होता है कि ये सिर्फ मेटाफेज अभिक्रिया को ही प्रभावित करता है या मेटाफेज स्टेज को ही प्रभावित करता है। और जब ये मेटाफेज स्टेज को प्रभावित कर देता है तो उसके बाद में क्या होता है, आगे की क्रिया तो होती नहीं है और बहुगुणिता उत्पन्न हो जाती है। बहुगुणिता कैसे हो जाती है कि पहले जो पदार्थ बनने थे वो बन चुके, अब डीएनए की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, डीएनए की प्रतिकृति की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, और ये जो मात्रा है इसको बहुत अधिक होने के गुण को क्या बोलते हैं? बहुगुणिता बोलते हैं। बताओ यहाँ तक कंप्लीट है ना? अगर ये कंप्लीट है तो उम्मीद है शायद आपको ये पूरा चैप्टर शुरू से लेके एंड तक अगर आपने सही कॉन्सेंट्रेट होकर देखा होगा तो उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप बीच बीच में से कट कट करके देख रहे हो तो आपको ना तो पहले वाला समझ में आएगा ना बाद वाला समझ में आएगा, और अपना बीच का आप पूरा टाइम वेस्ट करोगे। इसलिए मैं फिर से कहूँगा, इस चैप्टर को समझना है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल माइंड को कॉन्सेंट्रेट होकर देखना, तब जाके पूरा चैप्टर समझ में आएगा। इसमें सारी प्रक्रियाएँ ऐसी होती है, कोई कभी किस में बदल जाए, कौन सी कभी किस में बदल जाए, इसका आप अंदाज़ा सही से लगा ही नहीं पाओगे इसको अगर सही से कॉन्सेंट्रेट होकर देखोगे नहीं तो। मैंने कोशिश तो पूरी यही की है कि इस चैप्टर को बहुत सरल तरीके से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, जिसकी वजह से आपको ये बहुत आसानी से आप इसको ग्रहण भी कर सकें और इसको सही से समझ सकें, उसको जो इसके जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए आप उसको सही से अटैम्प्ट कर सको। तो उम्मीद है कि मैं इस चीज़ में शायद सफल भी रहा होगा। बाकी ये तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि भाई कितना सफल हुआ और कितना असफल हुआ, और कुछ भी सजेशन हो तो ज़रूर बताया करो आप मुझे, ठीक है। उसके बाद में अपनी वापस से वही प्रक्रिया, कुछ ना कुछ तो नया जिससे आपको मोटिवेशन मिले या कुछ हो, देखते हैं भाई। देखिए कुछ ना कुछ मैंने ढूंढा तो था तुम लोगों के लिए। ऑफलाइन का सिस्टम तो अलग होता है, ऑनलाइन का मेरे को इतना आइडिया रहता नहीं है। तो उम्मीद है आपकी पूरा चैप्टर सही से समझ में आया होगा ना। देखते हैं, देखिए बाकी बता दिया करो भाई। तुम मेरे सब अपने YouTube चैनल से भी जुड़ सकते हो, साइंस विद AB शर्मा। उसके बाद में अपना टेलीग्राम चैनल भी है, साइंस विद AB शर्मा नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, YouTube चैनल भी साइंस विद AB शर्मा नाम से ही है, ठीक है। बाकी मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो YouTube पे भी दिए हुए हैं। बाकी कुछ भी सजेशन हो एक्स्ट्रा या कुछ भी आपको लगे कि यार मेरे को साइंस के अंदर ये डाउट है, तो आप मुझसे बेझिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप सीधा मुझसे इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके बाद में देखते हैं नहीं कुछ नया पुराना हो तो यार, कोशिश तो की थी ढूंढने की एक दिन, क्योंकि वही बात है कि लोगों का काम तो कहने का है। लोग तो कहते रहेंगे तुम्हारा काम है आगे बढ़ने का। इस उम्र में सब परेशान होते रिश्तेदारी से, कोई क्या कह रहा है, कोई तुम्हें क्या कह रहा है, कौन क्या ताने मार रहा है। और लोग तुम्हें नीचे गिराने की बहुत कोशिश करेंगे इस एज में, बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। हमें भी करते थे, अभी भी करते ही हैं। लोग बात क्या है कि उन्हें पता होता है, अगर मान लो तुमने प्री दिया किसी भी एग्ज़ाम का अच्छा सा, अगर उसका मेंस और टायर 3 होता है, अगर तुमने प्री पास कर लिया तो तुम्हारे पास में फ़ोन नहीं आएगा कि भाई तूने प्री पास कर लिया क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही तुमने मेंस में फ़ेल हो गए और उन्हें पता चल गया कि भाई साहब तुम मेंस में फ़ेल हो गए, तुम्हारे पास में फ़ोन आएगा, अरे भाई क्या हुआ तेरे, उसका हुआ कि नहीं हुआ। उसको पता ही ये चीज़ भाई नहीं हुआ, जब पास हुआ तब तो तूने फ़ोन किया नहीं, और जब फेल हो गया तो तू फ़ोन कर रहा है हमको। हाँ, तो ये कोई बात थोड़े ना होती है। तो इनका काम यही होता है
कंटिन्यूसली अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहो। बस एक ही चीज़ बोलूँगा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहो, पॉजिटिवली चलो। कोरोना का टाइम तो था, सबके लिए ख़राब था, उम्मीद है कि अब सब आगे बढ़ जाएंगे। इसके लिए एक लाइन भी थी, कहते हैं ना, अभी सूरज डूबा नहीं जरा सी शाम तो होने दो, अभी सूरज डूबा नहीं जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा घर मुझे नाकाम तो होने दो। अभी सूरज डूबा नहीं जरा सी शाम तो होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा घर मुझे नाकाम तो होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना क्यों ढूंढते हो यारो, मुझे बदनाम करने का बहाना क्यों ढूंढते हो यारो, मैं खुद बदनाम हो जाऊंगा एक बार, पहले मेरा नाम तो होने दो। तो ये तो दुनिया है भाई साहब, चलता रहेगा इसके अंदर, मेहनत करे जाओ बस। उसके बाद में कहते हैं ना कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। क्या? बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए समंदर तो नदी की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो करो, मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, सब अच्छा होगा जो भी होना है दुनिया में। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है। इसके बाद में फिर हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ में। उम्मीद है पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। कमेंट में बताना कि भाई कितना चैप्टर आपको समझ में आया, कितना नहीं आया। कोई दिक्कत है तो सीधे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो और नौकरी लो जल्दी से। ठीक है, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट चैप्टर में।